जाएंगे तो आपकी फैमिलीज को उठा लिया जाएगा घरों से। 2018 बहुत दूर है उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम। दो खबरें हैं बहुत अहम आज के दिन के हवाले से। एक तो पार्सल फ्लाइट ऑपरेशन रिज्यूम कर लिया है पीआईए वालों ने, और बहुत मेहरबानी की है उन लोगों पे, ख़ास तौर पर जो बिल्कुल फंसे बैठे थे, कोई कराची में, कोई लाहौर में, कोई जद्दा में, कोई दुनिया के किसी कोने पे। अभी भी आपने न्यूज़ में जो देखा कि 6 रोज़ से वो लोग जद्दा में फंसे बैठे हैं, और आम तौर पर किसी के पास भी इतना सरप्लस कैश नहीं होता कि एक हफ़्ता वो जद्दा में इंतज़ार कर सके कि उसको फ़्लाइट मिलेगी तो फिर वो जाएगा। और ना ही हमारे पीआईए वाले इतने अच्छे हैं, ना सरकार हमारी इतनी अच्छी है कि उन लोगों को एंटरटेन करने के लिए रहाइश या खाना देने के लिए कुछ कर सके। बल्कि इवन हद ये थी कि कराची में जो लोग फंस गए थे आके फ़्लाइट सस्पेंड होने के बाद, वो वहाँ पर उनको खाना नहीं था दिया जा रहा। तो जो किसी दूर दराज के देहात से उठ के शख्स कराची में बैठा हुआ है इस इंतज़ार में कि उसको अगली पीआईए की फ़्लाइट पकड़नी है, अगर उसको 4-5 दिन अपनी जेब से वहाँ पैसे खर्चने पड़ जाएंगे, तो एक आम गरीब आदमी तो पूरी उम्र की अपनी जमा पूंजी सर्फ करके सिर्फ इतने पैसे जमा कर पाता है कि वो टिकट ख़रीदेगा और हफ्ता 10 दिन जो उसने सऊदी अरब में गुजारने है उसका ख़र्चा पूरा करेगा। तो बिल्कुल बुरा हाल था इन तमाम लोगों का। तो बहुत मेहरबानी है हमारी सरकार की भी कि जिसने फ़्लाइट्स अरेंज कर दी आखिरकार। 2 टॉपिक्स जो हमने डिस्कस करने हैं उसमें सर-ए-फ़हरिस्त तो ये है, लेकिन उससे भी बहुत एक बड़ा और अहम मौजू है। उज़ैर बलोच की गिरफ़्तारी के बाद से ख़बरें चल रही हैं, और ख़बरें ये चल रही हैं कि बहुत से बड़े लोग परेशान हैं, सियासी लोग परेशान हैं। सियासी लोगों की परेशानी का तो इल्म नहीं, लेकिन सिंध हुकूमत और तहकीकाती इदारे जिसमें रेंजर्स सर-ए-फ़हरिस्त हैं, लगता है कि इनका दोबारा आमना सामना फिर होगा इस केस के हवाले से। डॉक्टर आसिम के केस में भी ऐसा ही हुआ था। आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने शर्जील मेमन का नाम ECL पे आने के ऊपर भी बड़े सख्त बयान दिए, लेकिन उज़ैर बलोच का केस लगता है उससे ज़्यादा बड़ा बनने वाला है, क्योंकि बड़े अरसे से इसके ऊपर चहमगोइयाँ जारी थी कि जब ये पकड़ा जाएगा तो कुछ ऐसे इंकशाफात आएंगे कि जिसमें पीपल्स पार्टी की जो सफ़ अव्वल की क़यादत है उसके ऊपर संगीन नोयत के इल्ज़ामात सामने आ सकते हैं। 52 केसेस बताया जाता है कि इनके ऊपर अभी तक दर्ज हैं, 52 केसेस। और शहादत अवान साहब जो प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम है या जो भी कह लें शिकायत है, अगर मुनासिब सॉफ्ट थोड़ा सा कर दें, कि इनके केसेस का जितना रिकॉर्ड है वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके कब्ज़े में रहे। और सिंध हुकूमत के हवाले से ये भी चीज़ सामने रखनी पड़ेगी कि अभी हाल ही में इन्होंने एक नया एक्ट पास किया है जिसके तहत प्रोसिक्यूटर जनरल को ये इख्तियार हासिल है कि किसी केस को वो चाहें तो वो विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये एक वो वाली टेंशन है और वो वाला तनाव है जो आने वाले दिनों में ज़्यादा संगीन नोयत इख्तियार कर सकता है। अगर सिंध हुकूमत ने पोजीशन ली कि इनके ख़िलाफ़ कुछ ऐसे मुकदमात जिसमें सियासी शख्सियात के ऊपर हर्फ आ रहा हो या उनकी इज़्ज़त और तकरीम जो पीपल्स पार्टी के लीडरान हैं उनके ख्याल में वो ख़राब हो सकती है आवाम की नज़रों में, तो ऐसे केसेस को अदालत में जाने से पहले ही विड्रॉ कर लिया जाए या जज से जाके इस्तदा की जाए, जो भी तरीक़ाकार उस एक्ट के अंदर रखा गया कि वो मुकदमात हम वापस लेना चाहते हैं। ये दोनों ख़बरें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सर-ए-फ़हरिस्त खबर होगी आज की हमारी पीआईए की निजकारी की। तमाम ऐसे अदारे जो सरकारी शोबे में चल रहे हैं और सालाना अरबों रुपए का नुकसान पहुँचा रहे हैं, या तो उन इदारों को ठीक होना चाहिए, नहीं तो दूसरा तरीका यही होता है कि हुकूमत का ये काम नहीं है कि वो इन इदारों को चलाए, उनको बेच दे। अभी जो सरकारी इदादोशुमार हैं उसके मुताबिक 600 अरब रुपए सालाना का खसारा हो रहा है, 600 अरब रुलाना का, जिसमें से ये IMF के नंबर्स नहीं है, मेरे पास जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है इसमें IMF लिखा हुआ है, ये बेसिकली हुकूमत पाकिस्तान के नंबर्स हैं। 30 अरब रुपए सालाना का खसारा है ये पीआईए का है, 25 अरब सालाना खसारा है स्टील मिल्स का, और 400 अरब रुपए से ज़्यादा खसारा है वो पावर सेक्टर का है। अब बुनियादी तौर पर रसूल यह है कि सरकार को 600 अरब रुपये जो टैक्स पेयर्स मनी का है वो इन अदारों में आग में झोंकने की बजाय बेहतर है कि इनसे जान छुड़ा ले, लेकिन तरीक़ाकार उसका ट्रांसपेरेंट और ऐसा होना चाहिए जो आवाम और लोगों को काबिल कबूल हो। हम पीआईए के ऊपर प्रोग्राम कर रहे थे तो वहाँ सबसे पहला सवाल ये उठा कि ये जो रॉयल एयरपोर्ट सर्विसेज है मियाँ साहब के करीबी अजीज़ की, ये पीआईए उसको बेचना चाहते हैं। दूसरा इल्ज़ाम ये है कि जो 2 होटल्स हैं, एक अमेरिका के अंदर और एक फ़्रांस के अंदर, ये उसको बेचने की साजिश है। जिस चीज़ को भी बेचना हो उसमें ट्रांसपेरेंसी अव्वलीन शर्त है। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी तो लोग सवाल उठाएंगे, हर एक बंदा ये पूछेगा कि आप किसको बेचना चाहते हैं। मैं आपको पहले वो शॉर्ट सुनवाऊंगा, उसके बाद हम कुछ और भी नंबर्स हैं जो हमने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पूछे, क्योंकि 2 ऐसे प्रोग्राम हैं, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन और पावर सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन, ये काफ़ी अरसे से IMF की किताबों में लिखे हुए हैं, हम जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन फिर किसी वजह से ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं। मौजूदा हुकूमत ने इनको प्रायोरिटाइज़ किया हुआ था, लेकिन अब जो लास्ट रिव्यू है उसके ऊपर एक रॉयटर्स ने खबर भी की है, बड़ी सख्त खबर है, और ड्रेसिंग डाउन जैसे अल्फाज और ब्रूटल और
एम्बैरसिंग किस्म का ट्रीटमेंट, ये अल्फाज रॉयटर्स ने अपनी स्टोरी के अंदर इस्तेमाल किए हैं। पहले वो शॉर्ट सुनने के PIA के वो जो यूनियन लीडर हैं उन्होंने क्या कहा था, फिर मैं आपको वो खबर की तफसील बताऊंगा। सुनाइएगा जी। 20 साल से नवाज शरीफ का अलम बुलंद किया हुआ इस PIA के अंदर सब गवाह हैं। आज PIA किसको जा रही थी? PIA नाम बोलिए। शुजात अजीम खरीदना चाह रहा है और चौधरी मुनीर जो है शुजात अजीम का पार्टनर है रॉयल एयरपोर्ट सर्विसेज में। ये जो आज सारी दुनिया की एयरलाइन लैंड कर कौन सी कंपनी थी जिसने लेना था? कंपनी का नाम बोलिए उसका। जो रॉयल एयरपोर्ट सर्विसेज बता रहे हैं ना, रॉयल एयरपोर्ट सर्विसेज। जी जी, ये चौधरी मुनीर और शुजात अजीम पार्टनर। ये PIA वाले कहते हैं जी कि रॉयल एयरपोर्ट सर्विसेज जो हैं उनको बेचने की साजिश हो रही है। इस साजिश को हुकूमत को वाजे करना चाहिए, अदरवाइज़ निजकारी जो है सारी उम्र इकॉनमी कवर करते हुए इसको अपोज करना कोई गुड रीज़न नहीं है मेरे पास इसको अपोज किया जाए। IMF से हमने पूछा कि ये जो आखिरी खबर छपी है रॉयटर्स की, जितने इतने सख्त किस्म के वो स्टेटमेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं इस प्रोग्राम के रिव्यू के दौरान प्राइवेटाइजेशन के मौखर होने के हवाले से, तो IMF के ये यहाँ IMF को मैं कोट कर रहा हूँ कि सेनेट में PIA के मुतल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस के मुस्तरद होने के बाद निजकारी मुमकिन नहीं थी। हुकूमत को स्टेक होल्डर से बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल ढूंढना होगा। इस खबर की बुनियाद यही है कि वक्त के ऊपर यूनियंस के साथ मुज़ाकरात नहीं किए, जिस वजह से ये प्रोसेस जो है तख़ीर का शिकार हुआ। उम्मीद है PIA समेत नुकसान में चलने वाले सरकारी इदारों के मुतल्लिक इत्तफाक़ राय से फैसला होगा। हालिया वाक़यात के बाद हुकूमत को तवानाई के शोबे में निजकारी के लिए भी साजगार फ़िज़ा के लिए वक्त दरकार होगा। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड कह रहा है प्राइवेटाइजेशन डिले होने के हवाले से ये वो सिचुएशन है जिसके ऊपर आज का प्रोग्राम हम आगाज़ करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं अली रज़ा आबदी साहब MQM से और वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर खान साहब। खुर्रम साहब और अली साहब दोनों को वेरी वार्म वेलकम। सईद गनी साहब हमारे साथ हैं कराची स्टूडियो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। इसके अलावा PIA के दो लोगों से हम बात करेंगे। एक एयर होस्टेस हैं सिफ़त सलीम जो कह रही हैं कि इनको धमकियाँ मिल रही हैं, और एक हिदायतुल्लाह साहब जो मैंने प्रोग्राम का आपको शॉर्ट सुनवाया उसी प्रोग्राम में ये मेरे साथ थे और उसी प्रोग्राम के बाद उसी रात को ये गायब हो गए थे। क्यों गायब हुए थे मुझे अभी तक मालूम नहीं है, मैं पहले इन्हीं से जानना चाहूँगा। हिदायतुल्लाह साहब कुछ आप वजाहत फरमाएंगे, आपको ले जाने वाले कौन थे और छोड़ने वाले कौन? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। हिदायत साहब कौन लेके गया था आपको? सर ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इशारे यही मिल रहे थे कि जो हुआ था मरकज़ गवर्नमेंट के थ्रू हुआ था। वहाँ मौजूद कोई 2-3 लोग ऐसे हैं कि जो इनकी कोशिश यही है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ज़िंदगी का ऐसा ही चलता रहता है सियासत, और जब ये चीज़ें होती हैं तो उसके साथ साथ ये चीज़ें होती रहती है। आप कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने आपको उठवाया था? तकरीबन यही इशारा मुझे मिल रहा था। और पूछा क्या आपसे उन्होंने? बस उन्होंने सिर्फ एक सवाल किया था कि 300 अरब रुपए नुकसान के PIA के लिए आप क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं। तो फिर आपने जवाब क्या दिया इसका? मैंने उनसे कहा था कि सिर्फ मेरी ज़ात की बात नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की फ्लैग कैरियर एयरलाइन है, और जित पे इतना हक मेरा इतना आपका ही है, इसलिए कि ये पूरे मुल्क का। हिदायत साहब आपको छोड़ा क्या कह के? फिर छोड़ा आपको क्या कह के? सुबह 4 बजे छोड़ा था, ये नहीं पता कि क्या कहकर छोड़ा फिर? यहाँ जी सुबह 4 बजे यहाँ पे सुराब गोट के साथ वाटर पंप पे छोड़ा था, वहाँ से फिर मैं आ गया था घर। जब छोड़ा तो उन्होंने नहीं आपको कि अब आप शरीफ आदमी आप चले जाइए, हमने गलती से आपको पकड़ लिया था, या कुछ और वजह बताई? कुछ वजह बताई उन्होंने? बस कुछ भी नहीं बताया था सर उन्होंने, मजीद कुछ नहीं बताया और मजीद। अच्छा हिदायत साहब, एक और एयर होस्टेस हैं हमारे साथ जिनका कहना है कि उनको भी धमकियां मिल रही हैं, सिफ़त सलीम। आप बताइएगा सिफ़त बीबी, आपको धमकियां कौन दे रहा है? हेलो जी आप बताएंगे आपको धमकियां कहां से मिल रही हैं? जी प्रोड्यूसर साहब आप दोबारा उनको लाइन को, उनको शायद सुना नहीं जा रहा। खुर्रम साहब आपसे मैं इन चीज़ों का जवाब चाहूँगा। PIA की निजकारी मैं बिल्कुल मुखालफत नहीं करता, होनी चाहिए, लेकिन ट्रांसपेरेंसी और तरीक़ाकार उसके ऊपर यकीनन सवालात हैं जो आपकी हुकूमत को एड्रेस करने चाहिए। मलिक साहब यही तो दुख की बात है कि इस पूरे जो डायलॉग और कंट्रोवर्सी है उसमें जो तरीक़ेकार प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, किसी भी इदारे की डाइवेस्टमेंट होनी है, हुकूमत के जो ओन करदा शेयर्स हैं वो बेचे जाने हैं, या उसमें मैनेजमेंट चेंज होनी है, वो थ्रू प्राइवेटाइजेशन कमीशन होनी है। और मीडिया पर मैं जो देख रहा हूँ, कहीं भी किसी ने एक सेकंड के लिए भी प्राइवेटाइजेशन कमीशन का जो कानून है उसका रेफरेंस नहीं दिया। बिल आखिर प्राइवेटाइजेशन उस कानून के तहत होनी है,
और वो कानून शफाफ है। अब ये जो क़यास आराइयां हैं या अंदाजे हैं कि जी उसको बेचा जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है, जो भी ये क़यास आराइयां हैं, ये बिल आखिर उस कानूनी प्रोसेस के जरिए ही अभी तक तो हम उस स्टेज पर पहुंचे ही नहीं कि पहले ही इसके ऊपर जो है कंट्रोवर्सी शुरू हो गई कि जी इसको बेच रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। यूनियन ने बराह रास्त नाम लिया चौधरी मुनीर का। देखिए जी, नाम वो जरूर ले। देखिए एतजाज एहसन साहब बड़े मोतबर नाम है, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब PIA को बेचना नहीं चाहते, खरीदना चाहते हैं। इससे ज्यादा डायरेक्ट स्टेटमेंट हो नहीं सकती। बात तो ये है कि ये तमाम साहिबान, जिसमें सेनेटर साहब भी शामिल हैं, बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन इनको अपनी क़यास आराई की कोई एविडेंस है इनके पास? क्या कोई कागज इन्होंने देखा है? कोई ऐसी मुसद्दका गुफ्तगू नहीं, सिर्फ ये क़यास आराइयां हैं। और इस मामले को जो कि आपने जो यूनियन के लोग, मैं शुक्रगुजार हूं आपने जिक्र किया, उन्होंने एयरपोर्ट सर्विसेज के हवाले से, रॉयल एयरपोर्ट सर्विसेज के हवाले से कहा कि 108 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो अभी तक उनको दिए जा चुके हैं। जी, इकोनॉमिक रिफॉर्म का ये एक मार्का है जिसमें स्टेक होल्डर्स और वो लोग जिनके मफादात कहीं भी वाबस्ता हैं वो शामिल हैं। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं कि ये वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, कोई वजीर PIA को बेच नहीं सकता। ये बिल आखिर आप बेहतर जानते, मैं चाहूंगा कि अगर आप मुझे इजाजत दें, ये इशू बनना है कि ये प्राइवेटाइजेशन 2011 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने PIA को CCI के जरिए प्रायोरिटी लिस्ट में डाला। ठीक है, ये भी फैक्ट है। दूसरा फैक्ट ये है कि जब इसका आगाज होना इस प्रोसेस का, तो PIA के प्राइवेटाइजेशन के लिए एक पूरा फाइनेंशियल एडवाइजर प्रोसेस होना है पहले, शफाफ तरीके से। उस फाइनेंशियल एडवाइजर ने उसको उसकी रिकमेंडेशन देनी है कमीशन को। कमीशन ने उसकी पूरी तरह पड़ताल करके जो फाइनल बॉडी है कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन, उसको ये उसने रिकमेंडेशन। अभी वो प्रोसेस कोई भी, सईद गनी साहब, जब ये शुरू ही नहीं हुआ उसके ऊपर, या तो आप कहना जी प्रोसेस शुरू हो गया है, इन्होंने बेचने का फैसला कर लिया है, प्राइवेटाइजेशन कमीशन में सारा कुछ हो गया है, सब प्रोसेस डिरेल हो गया। प्रोसेस तो नहीं, प्रोसेस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉल करने थे वो डिरेल हो गया। जिस किस्म की आपने देखा है कि सर्विसेज रोकी गई और हमारे उम्रा के जायरीन वहां फंसे रहे, पूरे पाकिस्तान में एक हिजान बरपा रहा। सईद गनी साहब से ये प्रोसेस आगे जाएगा। सईद गनी साहब, प्रोसेस आगे जाएगा जी, प्रोसेस आगे जाएगा, ये कमिटमेंट है जी आगे जाएगा। आपकी जो अब रिवाइज डेडलाइन IMF के पेपर्स के अंदर वो जून 2016 की। देखिए, ये जो भी अभी ये कंट्रोवर्सी हुई है, इससे निकलेंगे और कूलर हेड्स के साथ हम सब स्टेक होल्डर्स में, पार्लियामान में भी, पार्टियों को भी और यूनियन को भी, उनको साथ लेकर बैठेंगे। क्योंकि ये जो 600 अरब रुपया है जो सालाना, देखिए ये इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही पाकिस्तान में, ये कोई अस्पताल नहीं बन रहा, कोई सड़क नहीं बन रही, कोई पुल नहीं बन रहा, कोई पोर्ट नहीं बन रही, ये जो खसारा है ये जाया हो रहा है। सईद गनी साहब ने इतनी तगड़ी पोजीशन ले ली है जो आप अपने दौर में ली नहीं, आपका दौर भी था उसमें भी थी, और उस वक्त भी प्राइवेटाइजेशन PIA की बातें मुसलसल चलती रही। किसी स्टेज पे भी हमने ये नहीं कहा कि हमने तो ये करना ही नहीं है, ये तो वो फैमिली सिल्वर है, इसको बेच दिया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब क्या हुआ? देखिए, पहली तो मैं खुर्रम साहब जो कह रहे हैं ना कि जी हमने पेपर पढ़े नहीं और हमने प्राइवेटाइजेशन कमीशन के डॉक्यूमेंट्स देखे नहीं और हम अचानक से आ गए। मैं इनकी हुकूमत की बदनीयती वाज़े करने के लिए कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। फरवरी 2015 में गालिबन IMF के साथ इनकी जो मीटिंग हुई उसमें यह तय हुआ कि PIA की निजकारी के लिए हमने क्या क्या कुछ करना है। ठीक है जी, उस वक्त ये चीज़ें आगे बढ़ी और उनको उस वक्त पता था कि जो PIA का 1956 का एक्ट है उसकी मौजूदगी में ये निजकारी नहीं कर सकते हैं। उस वक्त इन्हें ये पता था कि इसके अंदर तरमीम हमने करनी है। अब ये बार बार कह रहे हैं, जिस दिन से वो ऑर्डिनेंस आया उस वक्त से लेकर आज तक ये कह रहे हैं कि जी हमने ये जो कानून में तब्दीली की थी उससे हम PIA को बेहतर बनाना चाहते थे। अगर आप PIA को बेहतर बनाना चाहते थे तो हम ये बात बार बार कह चुके हैं कि पार्लियामेंट में कोई एक मेंबर ऐसा नहीं होगा जो PIA की बेहतरी के लिए आपके साथ ना खड़ा हो। अगर आप बेहतरी करना चाहते हैं साफ हाथों के साथ आइए और बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं। 7 दिसंबर को क्या खबर ये छपी है कि आप 300 अरब रुपया दे दें PIA को, फिर 9 माह में अगर ठीक ना हो तो फिर आपकी हम मुखालफत नहीं करेंगे, साथ देंगे। 300 अरब रुपए दे के बेल आउट करते करते सारी उम्र देख ली हमने। हर 6 माह साल के बाद हम बेल आउट कर रहे होते हैं PIA और स्टील में। सईद गनी सर, अच्छा मेरी बात जरा पूरी मुझे कर लेने, फिर उसके बाद अगला सवाल आप कर लीजिए जी, पूरी करिए। 7 दिसंबर को कौमी असम्बली का इजलास हुकूमत ने बुलाया, हमने नहीं बुलाया था। हुकूमत के कहने पर 7 दिसंबर को इजलास होने जा रहा था। 5 और 6 की छुट्टी थी। 4 दिसंबर की रात को इन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए जो है वो कानून नाफिज कर दिया। भाई आप अच्छाई के लिए कर रहे थे, 2 दिन इंतजार करते, 7 तारीख को नेशनल असेंबली में उसको ले कर देते, डिबेट कराते, सारी चीज़ हो जाती।
ये इन्होंने जो ऑर्डिनेंस के जरिए किया, उस पर शोर शराबा पड़ता रहा, सब लोग कहते रहे विड्रॉ, इन्होंने नहीं किया। 31 दिसंबर को सेनेट ने उसको मुस्तरद कर दिया एक आईनी करारदाद के जरिए। उसके बाद 21 जनवरी को जब नेशनल असेंबली का सेशन हो रहा था तो एजेंडे पे वो बिल नहीं था, इन्होंने सप्लीमेंट्री एजेंडा लेकर आए और ऑपोजिशन के मेंबर्स बायकॉट किए, वॉकआउट पे थे किसी और मसले पर, ये उसको लेकर आए। और नॉर्मली जो तरीकेकार है कि हर बिल जब ले होता है तो वो रेफर हो जाता है कंसर्न स्टैंडिंग कमेटी को, आप उसको कमेटी में जाने से काफी दफा ये साबित करना चाह रहा हूं, शहादत है आपके पास, कोई ऐसा सबूत है जिससे ये हम कह सकें कि ये वाकई चौधरी मुनीर लेना चाह रहे थे और वाकई इसके पीछे शुजात अजीम थे और वाकई नवाज शरीफ की फैमिली जो थी वो इसके पीछे बेनिफिशियरी थी? कोई ऐसी चीज कोई है आपके सामने? देखें नदीम साहब, बात यह कि मैं जब तक मेरे पास किसी चीज के शवाहिद ना हो मैं वो बात करता नहीं हूं, लेकिन जिस किस्म की तेजी ये मेरी जरा गुजारिश सुन लें, जिस किस्म की तेजी ये दिखा रहे थे, जो मराइल मैंने आपको बताए हैं ना, अगर तो भाई पीआईए की बेहतरी की बात है तो लोगों से क्यों नहीं शेयर करते हैं आप? क्यों स्टेक होल्डर्स को, पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं आप? आपको इतनी जल्दी क्यों है? जब फरवरी में आईएमएफ के साथ ये चीजें हुई तो दिसंबर की 4 तारीख तक आपने इंतजार क्यों किया कि जी अचानक जब दिसंबर की कट ऑफ डेट होगी कि आपने ये सारा वो एक्सप्रेशन जो इंटरेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन आपने कॉल करने, उसी दिन आपने सारी चीजें करनी है। हमें तो तरीकाकार के ऊपर ही सवाल आ गए। अली साहब, मैं आपसे पूछने से पहले दोबारा सिफत बीबी की तरफ जाऊंगा। सिफत बीबी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। ये फरमाइएगा, आपको धमकियां कहां से मिली? मेरी लोकल मैनेजमेंट के जो हमारे बेस मैनेजर हैं, जो असिस्टेंट बेस मैनेजर हैं, उन्होंने पूरी रात हमें सोने नहीं दिया। मुझे और बहुत सारी लड़कियों को पूरी रात वो थ्रेट्स करते रहे और कॉल्स करते रहे, इंटरनेट के थ्रू मैसेज देते रहे ताकि हम उसको उन नंबर्स को ट्रेस ना कर सकें। और उसके बाद सुबह 5 बजे से आप मुझे बताएंगे वो क्या मैसेज थे? आपने कहा थ्रेट करते रहे, आपको धमकी दी, वो धमकी क्या थी? जी फ्लाइट्स कर लें वरना आपका टर्मिनेशन लेटर हमने तैयार कर लिया हुआ है, बस सिर्फ सिग्नेचर करके आपके घर भेजना है, आप घर से निकल आएँ आपके घर में, वरना हम पुलिस का छापा पड़वा देंगे, आपको घरों से निकाल के ले आएंगे। और सुबह 5 बजे से इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया, लोगों के घरों में ये क्या लिखा हुआ है उस मैसेज के अंदर कि आपके घर पुलिस का छापा मरवा देंगे और आपको पकड़ लेंगे, या उस मैसेज में लिखा हुआ है? इसी किस्म के कुछ थोड़े से मैसेजेस थे। मुझे लड़कियों ने, दूसरी जो हमारी ख़वातीन थी, उन्होंने भी मुझसे ये शेयर किए हैं, मुझे बताया भी है कि उनको कॉल्स भी आती रही हैं। हमारे बेस मैनेजर साहब इसमें बहुत एक्टिव हैं, एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं लड़कियों को डराने में। आप मुझे बेस मैनेजर साहब का नाम बताइए, हम उन्हें भी लाइन पे लेते हैं। ज़िया अख्तर साहब उनका नाम है और आमिर याहिया साहब हैं। उन्होंने एक खातून को कॉल की और उनको रिक्वेस्ट की, मैसेजेस किए कि आप प्लीज़ आप आ जाएं वरना आपके साथ बहुत बुरा होगा। और फिर साथ ये भी कहा कि आप फ़्लाइट करें, आप स्ट्राइक पे जाएं या ना जाएं, लेकिन प्लीज़ मेरा नाम ना किसी को बताइएगा। ये तक उन्होंने SMS किए। उसके बाद सुबह 5 बजे से ये सिलसिला शुरू किया गया कि लोगों के घरों में गाड़ियाँ भेजी गई। सिर्फ फ़ीमेल ही नहीं, हमारे मेल मेंबर्स को भी बहुत बुरे तरीके से हरास किया गया है। हमारे एक साहब यहाँ पर मौजूद थे, मेरे फ़्लाइट सर्विस के मेरे कुलीग हैं, उनके वालिद ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे, उनके घर में पुलिस मोबाइल वैन गई है, उसने बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की है पुलिस वाले ने। किनके घर पुलिस गई है? आप उनका नाम बताइएगा। असद हुसैन साहब हैं, हमारे फ्लाइट स्टूवर्ड हैं, और उनके वालिद साहब जो हैं वो हार्ट पेशेंट हैं, और वो बेचारे बहुत परेशान हो गए और उनको बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज में कहा कि अंदर ही गए, बाहर कड्डो नहीं तो ऐसी काट लाएंगे, इस किस्म की लैंग्वेजेस यूज़ की गई हैं और हमारी लड़कियों को हिरासा किया गया है, जिसके लिए हम कानूनी कार्रवाई करने का पूरा हक रखते हैं। और मैं दरख्वास्त करूंगी अच्छा सिफत साथ रुकेगा, मैं दोबारा इस्लामाबाद स्टूडियो में अली साहब पहले आपसे पूछ लूँ, क्योंकि किसी को ये बताना कि हुकूमत ने ऑर्डिनेंस दिया है तो हम आपको टर्मिनेट कर सकें, ये तो एक हद है, लेकिन अगर पुलिस मोबाइल चली गई है या ये कहें जैसे उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि करों काट लाएंगे, तो वो तो फिर वहाँ कानून लागू हो जाता है। जी मलिक साहब, इसमें ये कराची में भी जो स्टाफ कॉलोनी है PIA की, वहाँ पे भी मोबाइल्स गई हैं, लोगों के घरों पे गई हैं। अभी उस दिन जब लास्ट प्रोग्राम था तो उसके बाद ये पता चला था कि रात को आती है मोबाइल, हूटर बजाती है और लोगों को कंफ्यूज करना, डराना, इस तरह करते हुए फिर वो गुजर जाते हैं। अब इसके पीछे सिंध की गवर्नमेंट है या फिर फेडरल गवर्नमेंट है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मोबाइल जो है वो वफाकी हुकूमत का तो नहीं चल रहा, नहीं हो सकता, वो तो हो गई सिंध हुकूमत का। तो मुझे इसी तरह, मैं उस दिन भी यही मुझे इशू था कि पीपल्स पार्टी का इसमें क्या रोल है, क्योंकि जब पुलिस ने, जब इनके ऊपर प्रोटेस्टर्स के ऊपर टीयर गैस शेलिंग हुई थी, लाठी चार्ज हुआ था, तो उसमें तो पुलिस भी मौजूद थी वहाँ पे, अगर रेंजर्स वहाँ पे साथ में थी तो
अब जो बात आ रही है कि प्राइवेटाइज करना, खुर्रम साहब ने बताया कि जी प्राइवेटाइजेशन कमीशन के थ्रू होगा। जाहिर है कमीशन जुबैर उमर साहब पहले इस इशू पे थोड़ा सा फोकस कर लें। ये हिदायतुल्लाह साहब की तरफ भी अभी मैं दोबारा जाऊंगा, पहले आपसे मैं पूछ लूँ, हिदायतुल्लाह साहब को जिस रात उठाया गया, मेरा ख्याल था कि ये वहाँ पर यूनियन के बहुत से लोग नाम ले रहे थे और कई कह रहे थे कि हम आई विटनेस हैं कि ये यूनिफॉर्म में था शख्स जिसने गोली चलाई है। रेंजर्स पे इल्ज़ाम लगा रहे थे ना, PIA के यूनियन वाले थे, इनको रेंजर्स ने उठा लिया। मैं अपने तौर पर यही सोच रहा था। जो हमारे वहाँ कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनकी इतला ये है कि ये शायद रेंजर्स के पास नहीं थे। एक एस्पेक्ट ये है। अभी इस्लामाबाद में जिस शख्स को उठाया गया यूनियन वाले को, उसको भी सादा कपड़ों वाला ने उठाया और उसने बाद में कहा कि मुझे इस्लामाबाद पुलिस ने उठाया। ये अब यहाँ सूबाई पुलिस एक लाहौर वाली है, एक सिंध वाली है, एक इस्लामाबाद वाली है। ये रोल किसका, फिर क्या रोल है यहाँ पर? नदीम साहब, हमें तो समझ में नहीं आता। यही हमारे वर्कर्स के साथ भी होता है। इसी तरह सादे लिबास में एहलकार आते हैं, उठा के ले जाते हैं और उसके बाद कभी तो एक्स्ट्रा जुडिशली उनको फेंक दिया जाता है, कभी कुछ वापस में। अपना शिकवा छोड़ दें आज, सिर्फ मुझे PIA के स्टाफ को बताएं। मैं गुजारिश हम प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, लोगों को गोलियां मारने जा रहे हैं, क्या करने? नहीं, ये बिल्कुल गलत एटीट्यूड है अगर इस तरह किया जा रहा है। हिदायत साहब से बिल्कुल उनको बताना चाहिए कि उनसे अगर 4 दिन उनको रखा तो सिर्फ ये पूछा उनसे कि जी 300 अरब के लिए आप चाय पिला के वापस भेज दिए इनको कम से कम। और दिन और रात में कुछ सवाल जवाब हुए होंगे, बातचीत हुई होगी कि कुछ रीजंस हुए होंगे जिसकी वजह से इनको 4 दिन के लिए इनके साथ बाकी 4 अफराद भी थे। ये अनफॉर्चुनेट नहीं है क्योंकि यूनियन से बातचीत करना, तनाव की कैफियत पैदा होना, उसमें डायलॉग इन्वॉल्व होता है ऑलवेज, लेकिन उसके लिए पुलिस या गोली, ये दोनों चीज़ें जो है वो ममनुआ आइटम्स। जी नहीं, ये बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं है और मुझे नहीं अंदाजा कि इसमें हकायक सामने आ जाएंगे। अगर आएंगे तो जरूर इसका भी एक्शन होगा कि अगर किसी ने हकायक मेरे प्रोग्राम में मौजूद है, खातून मौजूद है। द थिंग इज हिदायतुल्लाह साहब ने भी, उन्होंने उनके मुंह से वफाकी हुकूमत का लफ्ज नहीं आया, आपने उन्हें सजेस्ट किया था। उन्होंने बोला, उन्होंने बोला आप रिकॉर्डिंग निकलवा लें, दोबारा पूछ लें, स्पीक द वर्ड। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दोबारा पूछ, आप पूछ लें उनसे। आपने कहा कि आप मरकजी हुकूमत की तरफ, उन्होंने कहा कुछ ऐसी बात, उन्होंने कहा मरकजी हुकूमत की तरफ इशारे जाते हैं। मैंने कहा वफाकी हुकूमत को कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ। देखिए ऐसा नहीं है, वेग नहीं है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है। मैं दोबारा पूछ लेता हूँ, पूछ लें। हिदायतुल्लाह साहब, आपके इशारे किस तरफ जाते हैं जी, वफाकी हुकूमत की तरफ या सिंध हुकूमत की तरफ? सर मैंने वफाकी हुकूमत की तरफ इशारा किया था। मुआज़रत के साथ मुझे छोड़ दें, मेरा छोटा भाई PA में काम करता है इस्लामाबाद में। रात को मेरे घर पे 3 दफ़ा पुलिस ने छापा मारा है, इस्लामाबाद में, पिंडी में। अगर इनको शक है तो बेशक ही कॉल कर ले एयरपोर्ट थाने पर। मैं सरसईद चौक में रहता हूँ। शुएब यूसुफजई मेरा भाई है। आज उसको सिविल कपड़ों में बाकायदा पुलिस ने उठाया, पता चला कि वो इस्लामाबाद पुलिस थी। SSP ने दोबारा जब लोग रोड पे आ गए थे, रोड ब्लॉक होने लगे VIP रोड, तो उस वजह से SSP ने उसको वापस लेकर आया। ये चलो मुझे भूल जाओ, मैं रात की बात बता रहा हूँ, आज रात की, कि मेरे घर 3 दफ़ा छापे पड़े। और बताएं, इस्लामाबाद पिंडी की बात कर रहा हूँ, किसी और जगह की भी नहीं कर रहा हूँ। एज आई सेड, ये बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं है। डायरेक्ट एलिगेशन है आपके ऊपर। मेरी गुजारिश है कि अजराह करम दिन को उठाया था मेरे भाई, कैसे एलिगेशन है? दिन को मेरी गुजारिश, मेरी इस्तदा भी सुन लेना, गाड़ी की चाबी छीन कर उसको लेकर गए थे। उनसे भी हकायक मालूम करें जो जद्दा एयरपोर्ट पर पड़े रहे। वो जुल्म है जो लोग पाकिस्तानी उनके हकायक कोई नहीं पूछ रहा। मैं आवाज उठा रहा हूं। उनकी जो रात वहां गुजरी है, ये रात से पहले मैंने आवाज उठाई, ठीक है। उनके जो लोग जिनकी जिंदगियां डिस्टर्ब हुई, जिनके वीजे जो हैं वो एक्सपायर हो गए, उनके हकायक कोई नहीं है। इशू यही है कि देखिए प्राइवेटाइजेशन, आप माशाल्लाह मौशिया को समझते हैं और जानते हैं, पूरी दुनिया में कंट्रोवर्सी इसके ऊपर होती है। पूरी दुनिया में यूनियन, गोलियां नहीं चलती सर। सुने पूरी दुनिया में यूनियन इसको रजिस्ट किया है, पूरी दुनिया में बस यही है कि जो एयरप्लेन्स जद्दा भेजे हैं वो भी आयोटा के रूल्स के खिलाफ भेजे हैं, उन पे पेनल्टी पड़ी है। और अगर उन पे पेनल्टी भी लगी है इनके रूट पे, क्योंकि वो बगैर क्लियरेंस के गए थे। इंजीनियरिंग स्टाफ ने क्लियरेंस नहीं दी थी और उसके बगैर चले गए। उसके बगैर वो वहां पे पहुंचे हैं और वहां पे पहुंचने के बाद उन पे पेनल्टी लगी है। वो उनको उतारने की इजाजत नहीं मिल रही थी, PM साहब ने इंटरवीन किया है, फिर वो जहाज वहां पे उतरे और फिर वो पैसेंजर्स को लेके आए। इनको तो चाहिए था कि फोन के ऊपर PM के इंटरवेंशन पे जहाज उतरे। PM के वसूख से कह रहा हूँ, PM के इंटरवेंशन पे वहां पे जहाज उतरे। आयोटा के रूल्स के मुताबिक वो वायलेशन हुई है, इंजीनियरिंग स्टाफ ने क्लियर नहीं किया। हम उनको कोई और एयरलाइन में भेज देते नहीं, आप दूसरी एयरलाइन में सुन के SOP नहीं, यारों मददगार पड़े रहे। नहीं आप दूसरी, आप पहले ही बाद उठाए ना, तो हमने अपने पाकिस्तानी बहनों और भाइयों को हम वापस लेकर आप दूसरी एयरलाइन में भेज देते। बहुत एयरलाइन चल रही है और ये जो मामला है, एज आई सेड, इसके अंदर बेस्ट स्टेप्स भी होंगे, इसमें अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी होंगे,
लेकिन अब ये इशू यहां तक पहुंच क्योटिक रिएक्शन सरकार से नहीं, देखिए क्योटिक रिएक्शन नहीं होना था अगर सर्विस जो है वो सस्पेंड ना होती। अगर फ्लाइट सस्पेंड ना होती तो ये सारा मामला जो है कुछ असलूबी ब्रेक ले लें, गुफ्तगू से हल होना। ब्रेक ले लें, ब्रेक से बाद सईद गनी साहब से भी पूछेंगे और बाकी मेहमानों से भी हमारे साथ होगी। वेलकम बैक सईद गनी साहब, अब इस मसले का हल क्या है, सुलझाएं कैसे इसे? देखिए, बातचीत के ज़रिए तो ये मसले का हल निकल सकता है, बाकी इसके अलावा कोई और रास्ता है नहीं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पहले तो इनके वज़रा का रवैया काफ़ी गैर ज़िम्मेदाराना था और बड़ा तकब्बुराना था, लेकिन मुझे अफसोस ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म साहब के रवैये पे हुआ जिनसे मुझे तवक्को नहीं थी। मैं ये समझ रहा था कि शायद वज़ीर आज़म साहब थोड़ा बीच का रास्ता निकालेंगे और कोई बातचीत की बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब वज़ीर आज़म साहब का ख़ुद अपना रवैया सख्त हो और वो ये कहें कि जी हमने बातचीत नहीं करनी है और हमने ऐसे किसी दबाव में नहीं आना है, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि शायद अब ये मामला और ख़राब ही हो सकता है। मज़ीद इसमें बेहतरी मुझे इस तरह लगती नहीं है, लेकिन दानिशमंदी का तकाजा तो ये है कि बातचीत करें। और जो आप ये कह रहे हैं कि शायद दस्तगीर साहब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं खुर्रम साहब के कोई ऐसी सख्ती ये नहीं कर रहे हैं, तो 2-3 नाम मैं बता देता हूँ। रमज़ान लगारी हैं इस्लामाबाद के, उनके घर पे कल परसों रात छापा पड़ा, उनके भाई को उठा के ले गए। साजिद इकबाल हैं इस्लामाबाद के, उनके घर पे छापा पड़ा, उनके वालिद साहब को उठा के ले गए। और ये टेलीफोन वाली धमकियाँ शंकियाँ तो बेशुमार हैं। और ये देखिए, इसको इनकार इसलिए कोई नहीं कर सकता। मैं खुद ट्रेड यूनियन से मैं जानता हूँ कि ये हथकंडे इख्तियार करती हैं, जो इंतज़ामिया होती हैं, जो गवर्नमेंट्स होती हैं, जो मैनेजमेंट होती है, तरीके इख्तियार करती हैं लोगों को दबाने के लिए। और ये हिदायतुल्लाह हो सकता है कि टीवी पर आकर कोई चीज़ें ना बताना चाह रहा हो, लेकिन ये मामला देते सीधे नहीं होते कि ये छूटे कब हैं। जब इनकी जॉइंट एक्शन कमेटी ने ये ऐलान किया कि हम आज दोपहर 12 बजे मूव करेंगे इस मुल्क की तमाम एयरपोर्ट्स की तरफ और वहाँ जाके दोबारा धरने देंगे हम और इन लोगों की रिहाई के लिए, अचानक रात को छूट गए, वरना 4 दिन तो छोड़ा क्या था। तो इससे ये बात साबित होती है कि ये यकीन दहानी करवाएं कि ये लोगों को डराने धमकाने का सिलसिला खत्म हो जाएगा। जी जी बिल्कुल खत्म होगा। ये देखें, हमें तो मकसद है इकोनॉमिक रिफॉर्म। मकसद किसी हम अपने भाई को जेल में देना नहीं है, मकसद किसी के ऊपर तशद्दुद करना नहीं है। मकसद आप वादा कर रहे हैं लाइव प्रोग्राम में कि आज रात से किसी के घर छापे नहीं पड़ेंगे और किसी को थ्रेटनिंग कॉल नहीं जाएगी। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो पाकिस्तान के नौजवानों का मुस्तकबिल इस वक्त खा रही हैं, उनको उसको अंडरमाइन कर रही हैं, उनको दुरुस्त करना मकसद है। और इसे इंशाल्लाह बातचीत के जरिए ही और दुरुस्त तरीके से जो है ये मामला इंशाल्लाह। ऑन एयर वादा कर रहे हैं कि किसी घर आज रात छापा नहीं पड़ेगा। जी मैं इस बात को आपके प्रोग्राम के बाद आई विल स्पीक टू द अथॉरिटीज बोथ इन कराची और अक्रॉस द कंट्री एंड ट्राई टू से कि ये मामला और ये बात दुरुस्त है कि ये इसका हल नहीं है। हल बहरहाल जो यूनियंस हैं उनको साथ लेकर। गनी साहब कह रहे हैं कराची में नहीं छापा पड़ा। जी जी इशारे आपकी तरफ। कहीं छापा नहीं पड़ा। खुरा ताडेवल जा रहे हैं नहीं, तो वो अब हिदायतुल्लाह साहब पता नहीं किस शहर में थे, खुदा जाने। उनके भाई का उन्होंने बोला इधर छापे पकड़े वो कराची। पुलिस के पास नहीं थे वो, पुलिस के पास नहीं थे। नहीं ये देखें थ्रेट्स। गनी साहब किसने उठाया हिदायतुल्लाह साहब को? वो हिदायतुल्लाह ने बता दिया आपको किसने उठाया है। पुलिस के पास नहीं थे, मैं आपको 100% यकीन से कह सकता हूँ, पुलिस के पास नहीं थे। आप बोल दे, आपको तो सेनेटर साहब हैं, आपको तो बोलने की मलिक साहब वेरीफाई करना है तो वेरीफाई नहीं, मुझे आपको पता है, मुझे बोलना हो तो मैं बोल देता हूं, मुझे पता नहीं है किसने उठाया, लेकिन फेडरल किसी इदारे ने उठाया है। सूबाई हुकूमत का इसमें कोई काम नहीं था और मुझे जब पता होगा मैं नाम भी ले लूंगा। लेकिन मकसद एज आई सेड एयरलाइन को चलाना है, इनको साथ लेकर चलना है और बहरहाल पाकिस्तान। अली साहब आप इस पे एक कमेंट करिए तो फिर हम गनी साहब से जरा वो दूसरा ब्लोच वाला भी सवाल कर लें, कंक्लूजन की तरफ ले जाना है इस मसले का हल। सर, इसका जिस तरीके से प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं, इट शुडंट बी लाइक दैट। इसको पीआईए के पास इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, स्पीडेक्स है और बहुत सारी चीज़ें फेज वाइज अगर ये छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स उसके पास से हटाते हैं या आउटसोर्स करते हैं तो आई थिंक दैट वुड बी मच फीजिबल फॉर पीआईए। जो रूजवेल्ट होटल है और फ्रांस का जो होटल है उसको तो अभी भी हम बेच सकते हैं, जो कि 150 अरब 200 अरब तक ट्रांसपेरेंट तरीके से सवाल ना उठे कि कौन खरीदने वाले नहीं। तो वो अब देखिए, अब इस पे तो मैं तो बल्कि ये कहता हूं कि नैब और सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन को इन्वेस्टिगेट अभी से करना शुरू कर दे और उस पर सबको उसमें लेके आ जाए ताकि ये जो आगे बेचने जा रहे हैं वो भी सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाए, सब क्लियर हो जाए। जुबैर उमर साहब को भी लिया जाए और उनके ऊपर नैब की प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाए कि किस तरह ये प्राइवेटाइज किया जा रहा है और किस तरफ लेके जाया जा रहा है। तो कहां जाए गनी साहब? तो ये इस पूरी डिबेट में हकाइक इस कदर अनका है सर। मैं ये तमाम साहिबान जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरी उनसे एक इस्तदा है
कि जो ये 2 होटल्स हैं ये तो ऑलरेडी पीआईए की मलकियत नहीं है, ये ऑलरेडी एक सेपरेट होल्डिंग बन चुकी है ना, इट्स अ सेपरेट कंपनी, इट्स नॉट पार्ट ऑफ पीआईए। लेकिन चूंकि सारा जोर जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी तो होटलों का नाम लिया जाए। असद साहब कंपनी पहले ही असद हुसैन साहब हमारे साथ हैं, पीआईए के वो मैनेजर जिनका भी तज़किरा आया था। आप फरमाइए, आपकी तरफ से कॉल क्यों जा रही हैं एयर होस्टेसेस को? मेरी तरफ से कॉल क्यों जा रही है जी? मैं पहली बात है कि मैं मैनेजर हो ही नहीं जी। मैं फ्लाइट स्टूवर्ड असद हुसैन हूँ। दोबारा उन खातून को साथ मिलाइएगा जिन्होंने इनका भी नाम लिया। नहीं, ये तो वो है जिनके घर पे पुलिस गई थी। असद हुसैन साहब, आपके घर पुलिस आई है? थी। मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। असद हुसैन साहब, आपके घर पुलिस आई है? नहीं, मैं आपको पूरा वाकया बताता हूँ जो हुआ है। मैं एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट पे था, एहतजाज में शामिल था। मेरे घर गाड़ी गई पीआईए की तरफ से, वो उसमें पुलिस एहलकार बैठे हुए थे। ठीक है, वाले साहब आए, उन्होंने बताया कि इस तरह पिकअप है फ्लाइट के लिए, तो असद हुसैन को बुला दे। तो वाले साहब ने कहा कि जी असद हुसैन तो नहीं है, वो खुद एयरपोर्ट पे गए हुए। तो ये एक बात हुई जो मेरे वाले साहब की। चलें बस ठीक है, मैं इसमें और कंफ्यूज नहीं करना चाहता इस मसले को। वो खातून नहीं है इस वक्त हमारे साथ जिन्होंने नाम लिया था। मैं दोबारा सईद गनी साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। एक केस जिसकी आपकी मुझसे वजाहत चाहिए वो है उज़ैर बलोच का, जिसके ऊपर कहा जाता है कि 52 केसेस हैं और सिंध हुकूमत दोबारा से कोशिश कर रही है कि शहादत अवान साहब ने वो जो नया एक लॉ लाए हैं कि जिस केस को भी चाहें विड्रॉ कर लें, उसको इस्तेमाल में लाया जाए। क्या ऐसी कोई कोशिश हो रही है सिंध हुकूमत की जानिब से? अच्छा, एक तो मैं वजाहत कर दूँ, हमने पहले भी किया था कि ये जो अमेंडमेंट की गई थी सिंध क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये तीनों सूबों में पहले से मौजूद है। जो सीआरपीसी है उसके अंदर ये चीज़ पहले से मौजूद है। सिंध के जो ये सिंध प्रोसिक्यूशन एक्ट है इसके अंदर भी पहले से मौजूद थी, लेकिन किसी वजह से बीच में ये कुछ इसमें ये निकल गई थी चीज़, तो उसको क्या उज़ैर बलोच के मसले पे उस कानून को इस्तेमाल करना चाहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। और उसमें देखें, जो इख्तियार की बात आप कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि वो इख्तियार पहले से मौजूद था, वो दोबारा है, लेकिन ये सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट है। तो ये हुकूमत के पास तो जैसे खुर्रम साहब से हमने ऑन एयर कहा कि आप भी लोगों को यकीन दहानी करा दें, तो क्या आप सिंध हुकूमत के बिहाफ पे यकीन दहानी कराएंगे कि उज़ैर बलोच के मामले में आप केसेस को विड्रॉ करने के लिए उस कानून का इस्तेमाल नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। मैं तो आपको एक चीज़ और आगे बता रहा हूँ ना कि अगर हम करना भी चाहें तो ये अथॉरिटी, ये इख्तियार जो है वो अदालत के पास है। जिस तरह मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ कि डॉक्टर आसिम के केस में जब इनको रेंजर्स ने हवाले किया पुलिस के, तो पुलिस ने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की जाके अदालत में कि जनाब जो दहशतगर्दी के मुकदमा इन पे बनाए गए हैं वो उसकी शहादतें हमारे पास नहीं हैं, तो दहशतगर्दी की जो शकें वो हटा दी जाएं। लेकिन कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया। अगर कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया तो वो केस उनके ऊपर चल रहे हैं। तो ये इख्तियार से हुकूमत का, बिल्कुल लास्ट 2 मिनट्स हैं, एक कमेंट इस पे अली साहब से और खुर्रम साहब से भी एंड में लेंगे। अली साहब आप फरमाइएगा, इसके ऊपर इल्ज़ामात की नोयत बड़ी शदीद है और हमारे सियासी लोगों की बाजमात तस्वीरें भी साथ हैं। आप नाम लें, जिसका नाम लें, सिंध में बड़े से बड़े लीडर का और जमात का, सबकी तस्वीरें साथ मौजूद हैं। यहाँ क्या करना चाहिए? हम पीआईए का तो पूछ रहे हैं, इस मसले का भी तो हल चाहिए। मलिक साहब, ये आपको याद होगा कि जब 2013 में हमने कॉल की थी आर्मी को कि कराची आए और आके उसको क्लीन अप करे, फिर बाद में रेंजर्स के थ्रू करवाया गया था, तो ही वाज द पर्टिकुलर रीजन बिहाइंड इट। उज़ैर बलोच के लिए आपने मुतालबा किया था कि फौज बुलाई जाए, क्योंकि जो जिस तरीके से कराची के हालात हो गए थे उस वक्त, जो टारगेट किलिंग और बत्ताखोरी और जितना भी जराइम पेशा एक्टिविटीज वहां पे जो चलनी शुरू हो गई थी, पुलिस उसको कंट्रोल नहीं कर रही थी जान के, क्योंकि जुल्फ़िकार मिर्जा साहब ने जब छोड़ा था 2010 में, उसके बाद से वहां पे इंटीरियर मिनिस्टर नहीं था और डिफैक्टो वही चल रहे थे पीछे सीएम। आपको लगता है वहां इंसाफ होगा उज़ैर के मामले में? क्योंकि तस्वीरें देखें, मुझे नहीं लगता कि इंसाफ होगा वहां पे। मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि ये केस ये खराब कर दिया जाएगा। क्यों? आई डोंट नो। ये केस खराब कर दिया जाएगा। कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत करे, क्योंकि इसमें खुद बहुत सारे इनके अपने नॉमिनेट हो रहे हैं। अपने बहुत सारे इनके अपने नॉमिनेट हो जाएंगे, जो इनके वुज़रा हैं और जो लीडर्स हैं, जो उससे मिलते रहे हैं, जो उसको इंस्ट्रक्शंस देते रहे हैं, जो उससे काम लेते रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये केस खराब कर दिया जाएगा। और खुर्रम साहब, वफाकी हुकूमत देखें ना, वफाक का रोल आ गया यहाँ पर। जी, वफाक का रोल अपनी जगह पर, पीआईए के मामले में भी और उज़ैर बलोच के मामले में, बिल आखिर फैसला कानून में और अदालत में होना है। और अगर उस कानून को और अदालत को कोई मैनिपुलेट करेगा, वो भी बाहर आ जाएगा सामने। फैक्ट ये है कि कराची में 8 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है
और पिछले 8 साल में खासतौर पर 2011-12 आपको याद है बड़े खूनी साल थे, 1,500 लोग कराची में शहीद हुए। उस वक्त जिस पार्टी की हुकूमत थी और जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना भी चाहते हैं, पॉइंट इज कि वो किस तरह मुमकिन हुआ कि कराची में 1500 बंदे जो है 2012 में मारे गए। कुछ ना कुछ तो जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ेगी और ये डिपेंड करता है कि इन दी एंड, बजाय कि मैं स्पेकुलेट करूं या आप सब स्पेकुलेट करें, दुरुस्त तरीका यही कि उज़ैर बलोच अदालत में जाकर जो बात करते हैं उसी को हम देखेंगे। उसको अगर किसी ने मैनिपुलेट करने की कोशिश की तो वो भी सामने आ जाएगा, और फिर जो अगर मैनिपुलेशन करने वाले जो हैं अगर वो प्रोटेक्टर हैं तो वो भी सामने आ जाएगा। अच्छा खुर्रम साहब, इस मामले में एक क्रेडिट जो है वो बराह रास्त आपकी हुकूमत को जाता है, और बल्कि पहली दफ़ा नहीं तीसरी हुकूमत है नवाज शरीफ साहब की, और तीनों हुकूमतों में कराची में ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च किया, लेकिन उसके बाद हालात बिगड़ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि हम उसको कंक्लूड नहीं करते, सस्टेनेबल नहीं रहता। अब दोबारा चैलेंज है ये आपके लिए, थर्ड टाइम ऑपरेशन लॉन्च किया। वो चैलेंज इस दफ़ा मेरी जो इस्तदा है अपनी तमाम जो हमारी मुंतखब जमहूरी जमातें हैं वो ये हैं कि कातलों को, भत्ताखोरों को पार्टी के झंडे ना पहनाएं, उनको पार्टी की टोपियां ना दें। वो कातिल हैं, वो भत्ताखोर हैं, वो पानी के जरिए कराची के शहरी को लूटने वाले हैं, वो कराची के शहरी को टारगेट किलिंग करने वाले हैं। जितने भी हमारे मफादात हों, मेरी इस्तदा होगी उनको अपनी पार्टियों के झंडे ना पहनाएं और उनके ऊपर कानून इस दफा अमल होने पार्टी लीडर हो। हाँ। लेकिन अगर इस तरह के जराइम में मुलव्वस है तो उसे पार्टी की टोपी मत पहनाएं। मुजरिम है वो फिर पार्टी, वो उसमें फिर जमहूरियत का या उसमें और कोई इशू नहीं है, वो फिर कातिल है, उस कातिल कानून का इतलाक होना चाहिए। आप इस पे जवाब देंगे सईद गनी साहब? देखें, एक तो मैं वजाहत कर दूं कि अली रज़ा आब्दी साहब बड़ी मासूमियत से ये बताना चाह रहे हैं कि शायद कराची में जितनी दहशतगर्दी हुई है वो पीपल्स पार्टी ने उज़ैर बलोच के थ्रू कराई है। कराची का बच्चा जानता है कि अगर कोई एक जमात बाकायदा अगर इस किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलविस रही है तो MQM के अलावा कोई नहीं रही। हम पर तो ये इल्ज़ाम है ना कि शायद हमने कोई उज़ैर को इस्तेमाल करके कोई काम करा लिया होगा। तो मैं तो कहता हूं कि अगर हमारे किसी भी शख्स के ऊपर ये साबित खुर्रम साहब के सवाल का जवाब दे दें, खुर्रम साहब की बात का जवाब दे दें। वो कहते हैं जो लोग जराइम में मुलव्वस हैं उसे पार्टी की टोपी मत पहनाएं, और ना ये कहेंगे जमहूरियत को खतरा है, उसको सजा होने दें, इंसाफ होने दें। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं मेरे भाई आपसे कि पीपल्स पार्टी ने बतौर जमात कभी किसी ऐसी एक्टिविटी को ना सपोर्ट किया है, ना हम करेंगे, ना हम सोच सकते हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि मैं हमेशा कहता हूं कि पार्टी के अंदर एक आध इंडिविजुअल ज़रूर हो सकते हैं जो इस किस्म के काम करते हों, लेकिन उसको पार्टी की पॉलिसी नहीं समझा जा सकता। और अगर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने ये काम किया तो पीपल्स पार्टी ने अपने आप को उससे दूर भी किया और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को पार्टी से अलग भी कर लिया। और उस वक्त तो लोग ये कहते थे कि शायद ये भी किसी मंसूबे का हिस्सा है। अब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जिस नहज पे खड़े हैं अब उनको एहसास हो जाना चाहिए कि ये किसी मंसूबे का हिस्सा नहीं था। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की पीपल्स पार्टी से नाराज़गी की वाहिद वजह यह थी कि पीपल्स पार्टी ने लियारी में ऑपरेशन शुरू किया था। उसी वक्त वो कुरान शरीफ सर पर क्लोजिंग रिमार्क्स, पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया था। क्लोजिंग कमेंट। देखिए जी, पीपल्स अमन कमेटी के हवाले से, जिसमें जब वो इलेक्शन जीतते हैं, जीतने के बाद चीफ मिनिस्टर भी वहां पे जाते हैं, रेंजर्स पे भी वहीं से फायरिंग भी होती है, पुलिस पे भी वहीं से अटैक्स भी होते हैं। और जब आप नाम बता दीजिए सईद गनी साहब, नाम बता दीजिए। वो इनकार करें कि इनके लोग नहीं थे राब्ते में ना, ये इनकार करें तो मैं बताता हूँ नाम कौन कौन थे राब्ते में। ये इनकार आपके लोग उज़ैर से राब्ते में थे, उज़ैर से ये राब्ते में थे कि उज़ैर इनके लिए काम करे। ये उज़ैर से उन्होंने इनकार कर दिया। आप नाम बताइए, नाम बता दीजिए। इनके हैदर अब्बास रिजवी से पूछें, हैदर अब्बास रिजवी से पूछें कि उससे बात होती थी नहीं होती थी उसकी। हैदर अब्बास रिजवी का नाम ले रहा हूं, पूछें उनसे कि उज़ैर से कभी बात की है कि नहीं की है। और भी लोगों के बताऊंगा नाम, जरा पूछें उनसे पहले। वो हैदर भाई उसका जवाब दे सकते हैं बेहतर, लेकिन उसमें वो क्या करते थे कि हैदर भाई उनको ये कहते थे कि लेकिन मैं हैदर साहब से इसका जवाब जरूर लूंगा, मैं हैदर साहब से इसका जवाब लूंगा। ठीक है, ये बात डन हो गई जी। आज के प्रोग्राम से क्लोजिंग का टाइम है, इतना ही। खुर्रम दस्तगीर खान, अली रज़ा आब्दी साहब, सेंट्रल साहब और बाकी मेहमानों का शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।